हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नितिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम ब्रिटिश एक्ट इन इंडिया 1773 टू 1935 पढ़ रहे थे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा लेक्चर है उन्हीं एक्ट्स का अच्छे से रिवीजन करना, उन्हें याद करना और कुछ ट्रिक अप्लाई करते उन्हें याद रखने की कोशिश करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जो अभी तक पूछे गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इसमें है। तो अभी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगभग 30 to 40% रहता है। अब ये कम ज्यादा भी हो जाता है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन आता है, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इसकी एक अलग से यूनिट है। तो ये टोटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। तो अब हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे स्टार्ट किया था हमने। अब इसमें हम ऐसे जो पढ़ेंगे ना, हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ये याद रहे और कंफ्यूजन ना हो। अब होता क्या है, रियल में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें बहुत बेसिक चीज पूछेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि पहली बार गवर्नर जनरल बंडाल बना था या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझेंगे, ईयर वाइज अच्छे से समझेंगे। तो अब वो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो ब्रिटिश एक्ट है ना, उनको डेट्स की तरह याद नहीं करना, तारीख की तरह याद नहीं करना। आपको उनका प्रोसेस समझना है कि पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद कंट्रोल आया, फिर एडुकेशन आया, उस तरीके से समझना है। तो हम हमारा पहला एक्ट स्टार्ट करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद ये एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन होता है जो आए हुए अलग अलग एग्जाम में। मैंने उन सब पे एक ही जगह रख दिया है। अब 1773 में क्या था, 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। इससे पहले जो ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल था ना, वो कंपनी अपनी मर्जी से काम करती थी, मतलब कंपनी किसी के अंडर में नहीं थी। जो ये पहला लॉ था, तो पहला लॉ कौन सा था, 1773। अब 1773 में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। किसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, कंपनी का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। और दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल था ना जो पहले, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। और बंगाल के अंदर में दो राज्य और आ जाते हैं, कौन कौन से, मद्रास। कौन कौन से दो राज्य आ जाते हैं, मद्रास आ जाता है एक, और एक बम्बे आ जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में बंगाल, वो मद्रास और बम्बे दोनों आ जाते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार बनाया किसको जाता है। तो किसको बनाया जाता है, ये आप याद रखना। पहली बार बनाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो इसमें आपके दो पॉइंट हो गया अभी तक। एक तो हो गया, फर्स्ट स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन किसका, कंपनी का। और गवर्नर ऑफ बंगाल तो बना दिया जाता है आपसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये तीनों आप याद रखना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट 2200 है, तो ये तीनों चीज आप याद रखना, स्टेटमेंट में दे देते हैं ये बहुत बार। और गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कौन आ जाती है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बे प्रेसिडेंसी। और इसी टाइम पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश होता है। क्या स्टेब्लिश होता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये भी इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि 1773 में आया था एक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब स्टेब्लिश होता है 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बनते हैं, लॉर्ड इरफेने। कौन बनते हैं, लॉर्ड इम्पे। मैं लिख देता हूँ एक बार इधर। पहले चीफ जस्टिस कौन बनते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे। अब ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये स्टेटमेंट में दे रहे हैं आप, तो फिर आप तो अगर एक भी स्टेटमेंट हो जाता है ना, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। तो आप तो ये तीनों चारों चीजें क्लियर है। पहला स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन था। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, जो मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी भी इसके अंडर में आ जाती है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया जाता है 1773 में नहीं, 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। और कौन बनते हैं पहले चीफ जस्टिस, लॉर्ड इम्पे। तो अब ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में।
पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में क्या होता है मेनली, तो इसमें पहले क्या है, अभी तक जितने भी थे ना पुराने समय तक कंपनी अकेली बॉस थी। अब इसमें चेंज हो जाता है, अब कंपनी अकेली बॉस नहीं रहती, इसमें ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम चालू हो जाता है। तो आप ये वर्ड याद रखना, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम तो इसमें चालू होता है पिट्स इंडिया एक्ट में। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। और ट्रेड तो आ जाता है इसमें, जो व्यापार है ना वो आ जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में, और पॉलिटिक्स आ जाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में। कंपनी क्रिएट करेगी और क्राउन कंट्रोल करेगा। तो ये आपके समझ में आ गया ना, इसमें बस इतना सा याद रखना कि ड्यूल कंट्रोल सिस्टम आता है पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स मतलब पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स किस में चेंज हो जाती है? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये आपके क्लियर है? इसमें ड्यूल कंट्रोल तो याद रखना, मेनली ट्रेड तो आ जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में, और पॉलिटिक्स आ जाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में, इसलिए इसको ड्यूल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो अब इसके बाद हम चार्टर एक्ट 1813 पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में क्या था? चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी की जो मोनोपोली थी वो बहुत कमजोर हो रही थी। धीरे धीरे क्राउन ने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, और एडुकेशन में भी पैसा आया था। इधर पहली बार जो पैसा आता है ना वो एडुकेशन का, वो यहीं से आता है। और कितना आता है? 1 लाख पर ईयर। अभी इसको अगले उस चार्टर एक्ट में बढ़ा देंगे, इसको अगले चार्टर एक्ट में 20 लाख कर देते हैं। तो लेकिन पहली बार किस एक्ट में आता है? 1813 में। और मिशनरी भी इसमें ही आते हैं पहली बार। जो मिशनरी जो उधर के संत थे वो पहली बार इंडिया आना कब स्टार्ट होते? 1813 चार्टर एक्ट में। तो आप ये मिशनरी वाला भी याद रखना, मैं लिख देता हूँ इसको। जो ये स्टेटमेंट दे देता आप, तो पहली बार मिशनरी इंडिया तब आए थे ब्रिटेन से, तो वो आए थे 1813 में। तो ये क्लियर है आपके ये दोनों तीनों पॉइंट। कंपनी की मोनोपोली कमजोर हो जाती है, एजुकेशन का एंट्री पॉइंट यही था, 1 लाख पर ईयर दिया जाता है, बाद में इसको बढ़ाते हैं मैचाउले की रिक्वेस्ट पे 20 लाख पर ईयर कर दिया जाता है। और मिशनरीज कब आना स्टार्ट होते हैं इंडिया में? 1813 में। तो ये तीनों क्लियर है, 1713 1773 और 1784 और 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। अब इसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, गवर्नर ऑफ बंगाल से 1773 में, किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। अब 1833 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, उनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम। मैं लिख देता हूँ एक बार, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये थे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। इसमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। पहले तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता हुआ था 1773 से, और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तब हो गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसमें पहला लॉ कमीशन बनता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसमें तो 1 लाख पर ईयर थे, और इसमें 10 लाख पर ईयर थे, 20 लाख पर ईयर नहीं थे, 10 लाख पर ईयर थे चार्टर एक्ट 1813 में। फर्स्ट लॉ कमीशन मटौले का तब बनता है चार्टर एक्ट 1833 में। तो आप ये याद रखना पूरा कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन तो तब हो जाता है 1813 में, और सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट तब हो जाता है 1773 में। ये स्टेटमेंट में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्लियर है ना आपके तीनों पॉइंट? पहला पॉइंट तो है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और तीसरा पॉइंट है फर्स्ट लॉ कमीशन, कौन? मटौले। अब हम अगला एक्ट पढ़ते, चार्टर एक्ट 1853। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जाता है इसमें। ये दोनों बॉडी थी ना, पहले एक ही थी, पहले दोनों एक ही थी, अब दोनों का क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है दोनों का। तो ये सेपरेशन के अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। ओपन कंपटीशन तब स्टार्ट होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1853 के चार्टर एक्ट में। पहले क्या था, बहुत लिमिटेड लोग थे जो ये एग्जाम दे सकते थे, लेकिन अब स्टार्ट हो जाता है ओपन कंपटीशन। और इसमें ये सारी चीजें हो रही है, सेपरेशन हो रहा है पावर का, तो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेचर भी स्टार्ट हो जाता है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेचर, ये कंपटीशन वाला याद रखना। तो इसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं, इसमें सेपरेशन हो रहा है पावर का, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो रही है। एक दूसरा पॉइंट है ओपन कंपटीशन हो रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, जो पहले क्लोज था, उसके बाद ये सब हो रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेचर स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्लियर है ना आपके पूरे पॉइंट? तो इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कंपनी रूल।
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें 1857 रिवोल्ट के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। पहली चीज़ जो इसमें चेंज होती है वो थी कि कंपनी रूल से अब क्राउन रूल हो जाता है। क्राउन रूल होने की वजह से गवर्नर जनरल तो वाइसरॉय कर दिया जाता है, और पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं आपके? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का पद बनाया जाता है। कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वो क्या नाम था उनका? लॉर्ड स्टैनले। अब ये नाम याद रखना, आजकल नाम पूछने की बहुत ज्यादा प्रथा चल रही है। लॉर्ड स्टैनले। अब लॉर्ड स्टैनले बन जाते हैं। आप ये तीनों पॉइंट अब आपके क्लियर है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कब बने? 1773 में। और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने? 1833 में। उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कब बने? 1858 में। तो इसमें और भी बहुत चीजें वैसे तो इसमें पढ़ाने के लिए तो, लेकिन अभी हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम एक बार इन सब तो देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगली स्लाइड की और बढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें तीन चीजें पढ़ी कि फर्स्ट स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन था, और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कब हो गया था? चार्टर एक्ट 1833 में। फिर हमने पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1833 में। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कब बनी थी? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 में। उसके बाद हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और पहले चीफ जस्टिस कौन बने? लॉर्ड इम्पे। फिर हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम चालू हो गया था। फिर हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1813। इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। एक तो मिशनरी इंडिया आना स्टार्ट हो रहे थे, दूसरी 1 लाख पर ईयर की इन्वेस्टमेंट की गई थी इंडिया में एजुकेशन के लिए। फिर हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1833। इसमें हमने ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देख लिया, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन देख लिया। फर्स्ट लॉ कमीशन बना मेटाउले के अंडर में। दूसरा हमने पढ़ा फिर चार्टर एक्ट 1853। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया गया, ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया सिविल सर्विसेज में। फिर अपने इसके बाद देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें कंपनी रूल और क्राउन रूल, कंपनी रूल तो हटा दिया गया और क्राउन रूल आ गया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनी लॉर्ड कैनिंग, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस खोला गया पहली बार। और कौन बने? वो लॉर्ड स्टैनले। तो 1858 में एंड हो जाता है कंपनी का रूल। इसके बाद हम अब अगले एक्ट की ओर बढ़ते। अब अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें क्या होता है? इंडियंस को पहली बार एंट्री मिलती है। इंडियंस को क्या होता है? पहली बार एंट्री मिलती है। इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। इंडिया पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबर बनते हैं तो इंडियंस, है ना। तो ये क्लियर है आपका? ये पहला पॉइंट इसका। फिर इसमें जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव पावर थी ना, वो वापस रिस्टोर्ड कर दी जाती है, और इंडियन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें इंपोर्टेंट बात तो ये थी, इंडियन का पार्टिसिपेशन तो कौन से एक्ट में स्टार्ट होता है? 1861 में। क्या स्टार्ट हो जाता है? इंडियन का पार्टिसिपेशन। अब हम अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में जो 1892 है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक बजट पे डिस्कशन नहीं हो रहा था। और दूसरा, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन कर सकते थे जो मेंबर थे वो एग्जीक्यूटिव से। इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके दोनों चीजें क्लियर है ना? 1892 काउंसिल एक्ट में बजट प्लस एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन, तो दोनों चीज स्टार्ट हो जाती है इसमें। क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव और बजट डिस्कशन, और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप याद रखना। ये मेधा चोलम में भी पूछा है प्रीवियस ईयर में। अभी अपने एनालिसिस करेंगे, अब देखेंगे। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो तो ये है पहले तो, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम किसमें दिए गए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। और इसे मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, और मोहल्ले तो ही इनमें फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं हम। और बिगनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इसी में स्टार्ट होती है। तो इसमें एक ही देखने लायक बात है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कब दिए रहे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। अब ये जो बचे हुए दो एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमने डिटेल में ही पढ़े। और अभी आप बोलोगे कमेंट में तो हम इसके लिए अलग भी स्लाइड बना देंगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत डिटेल्ड एक्ट है। एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको। डायरेक्टरी ऑफ प्रोविंस स्टार्ट कर दी जाती है इसमें, डायरेक्टरी इन प्रोविंस। और डायरेक्टरी इन सेंट्रल कब आती है? इसमें 1935 एक्ट में। बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, रिजर्व प्लस ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये डायरेक्टरी का मतलब यही होता है ना। और इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। प्रोविंस तो 1937 में। फेडरल सिस्टम फेल हो जाता है और 3 लिस्ट बनाई जाती है, और फेडरल कोर्ट भी इसमें स्टैब्लिश होता है 1937। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट मेजरली 1935 एक्ट से किया गया है।
तो इन हम देख लिया था हमने पहले वाले स्लाइड्स में, और इनके लिए हम अलग से लेक्चर भी बना देंगे। तो ये आपके क्लियर है बाकी चीजें। 1861 में पहली बार इंडियंस तो एंट्री मिली एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। इंडियन का पार्टिसिपेशन तब स्टार्ट हुआ 1861 में। और 1892 में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहली बार बजट डिस्कशन अलाउड हुआ, क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, और इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए 1892 में ही। और 18 इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुस्लिम को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देख लिया डायरेक्ट प्रोविंस में, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे हम ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन भी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना। अब हमारा क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करें। एक बार आप इसे भी देख सकते हो इनडायरेक्टली सारी चीजें याद करने के लिए। 1773 में हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा 1784 में डुअल कंट्रोल। ये सारी चीजें हमने डिटेल में भी पढ़ी है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए आप ये स्लाइड देख सकते हो। 1813 में एडुकेशन पढ़ा हमने 1 लाख वाला, और 1833 में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। फिर 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन। 1858 में टाउन रूल। 1861 में इंडियन का पार्टिसिपेशन, और 1892 में बजट एंड क्वेश्चन डिस्कशन, और इसी में इनडायरेक्ट इलेक्शन भी था। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट, और 1990 में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होती है पहली बार, कहाँ पे? प्रोविंस में। और फिर ये सेंटर पे तब आती है 1935 में। फिर उसके बाद 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन का बेस था ये। तो ये आप एक बार रिवीजन के टाइम पे देख सकते हो सारी चीजें, एंड एग्जाम के टाइम पे। तो अब हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। ये सारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चन है। ये मैंने उन्हीं को लेते आरपीएससी की साइड पे। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपोर्टेंट क्यों है? तो ये अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, रिवीजन में भी पढ़ा था, उसके अलावा भी पढ़ा था। तो 1773 इंपोर्टेंट क्यों है? पहले हम देख लेते क्यों नहीं है। इंट्रोड्यूस डायरथी, डायरथी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? बाकी ऑप्शन देख लेते, उसके बाद इसका आंसर देते। नहीं, डायरथी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1919 में। और कहाँ पे हुई थी? प्रोविंस में। उसके बाद एंड डेट कंपनी रूल कब एंड हुआ था? 1858 में। और इसके एंड होते ही पहले वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। अब ये आपका सी ऑप्शन दे तो स्टार्टेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें यही होता है, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो इसी वजह से इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कब हो जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब होती है? 1935 के एक्ट में, लेकिन ये 1937 में जाते होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में होता है ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं थे, और लॉर्ड कैनिंग आपके फर्स्ट वाइसरॉय थे। तो ये क्लियर है आपके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे 1773 में? वॉरेन हेस्टिंग। अब ये इनके आंसर है, इनका एनालिसिस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1773 में बिगनिंग हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। कंपनी स्टील रूल, क्राउन रूल 1858 में आता है। ये हमने देख ही लिया। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं कि डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस कब होता है? डुअल गवर्नमेंट अभी हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस होता है। कब? पिट्स इंडिया एक्ट में। पी फॉर पॉलिटिक्स और पी फॉर पिट्स इंडिया एक्ट। पॉलिटिक्स तब आती है डुअल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और कब आती है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद है फर्स्ट फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया वाज मेड अंडर। पहली बार तो ये आता है 1813 में, और 1830 में कितना आता है? 1 लाख पर ईयर। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में इसको बढ़ाते कितना कर दिया जाता है? 10 लाख पर ईयर। अब इनके सॉल्यूशन है, ये इनका एनालिसिस है। हमने अभी देखा जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट आया था, कमर्शियल कंपनी के अंडर में था, और पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में था, इसलिए इसको डुअल कंट्रोल बोलते हैं। और दूसरे हमने देखा 1 लाख पर ईयर एजुकेशन था, चार्टर एक्ट 1813 में। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सिग्निफिकेंट बिकॉज। ये डायरेक्ट वाला भी गलत हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी 1919 में हुई थी। कंपनी रूल एंडेड हुआ था, ये भी गलत हो जाता है। इसमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ था। अब देखो ये सेम क्वेश्चन पूछता है आरपीएस में, रिपीटेशन होता है, बस एक फ्लो चलता है, उसके बाद क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में।
ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला भी गलत हो जाता है, ये 1937 में जाके पूरा हुआ था। तो ये देखो आप तो सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो ये तमली सेंट्रलाइजेशन हमने देख लिया 1833 में। इसके बाद ओपन कंपटीशन था, भी हमने देखा था कब होता है ओपन कंपटीशन स्टार्ट। ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है 1813 में नहीं होता, 1833 में नहीं होता और 1858 में भी नहीं होता, ये होता है 1853 में स्टार्ट। अब एक बार हम इनका एनालिसिस देख लेते हैं। ये हमने देखा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है, लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज हो जाती है इसमें, और कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है, और ये हो जाती है अपनी 1833 वाले एक्ट में। इसके बाद हमने चार्टर एक्ट 1853 रहता है, इसमें मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है दोनों का, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी का, और सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड कर देता है ये 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और 22 आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, और इसमें ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाता है, और किससे बनाया जाता है? लॉर्ड स्टैनले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन वाज स्टार्टेड। इंडिया का पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन कब स्टार्ट होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, ये हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब एक बार इनका एनालिसिस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, कंपनी रूल तो एंड हो जाता है, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय बन जाते हैं, और 1858 में कंपनी चली जाती है। फिर इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा था 1861 में ही इंडियन तो हैज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किया जाता है पहली बार, और इसमें बिगनिंग हो जाती है इंडियन पार्टिसिपेशन की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। अंडर विच एक्ट वर इंडियंस अलाउड टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन। अब ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप अच्छे से देखना। जनरली हमें याद नहीं रहता कि कब बजट और डिस्कशन और क्वेश्चन एजुकेटिव से पूछना स्टार्ट हुआ था। तो ये है आपका 1892। इसमें तीन ही चीजें होती है मेनली, ये तीनों चीजें आप याद रखना। 1892 में तीन चीजें होती है, एक तो बजट डिस्कशन अलाउड हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है एजुकेटिव से, और तीसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कब इंट्रोड्यूस होते हैं? इसी वजह से कम्युनल, जो कम्युनल पॉलिटिक्स थे उसके फादर बोला जाता है मोर्ले मिंटो। तो ये कब स्टार्ट होते हैं? 1909 में। तो ये दोनों क्लियर है। अब इसके बाद हम इनका एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। बजट डिस्कशन क्वेश्चन टू एजुकेटिव इनडायरेक्ट इलेक्शन कब होते हैं? 1892 में। उसके बाद 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं मुस्लिम्स को। आधे 1990 में और भी लोगों को दिए जाते हैं जो हमने पहले देखे थे। तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है, और इनकी काफी क्रिटिसिज्म होता है इनका इस वजह से, लॉर्ड मिंटो था उस टाइम पे। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस इन विच एक्ट। तो ये 1990 में होती है, हमने अभी और भी क्वेश्चनों में देखा था। तो विच एक्ट इज टॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्लूप्रिंट किसे बोला जाता है? जिससे सबसे ज्यादा चीजें अडॉप्ट की जाती है। तो वो थे ना एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1990 में हमने देख लिया डायरेक्टली रिजर्व प्लस ट्रांसफर लिस्ट प्रोविंशियल लेवल पे अप्लाई होती है, और सेंट्रल लेवल पे 1935 में। इसके बाद 1935 तो ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाता है, लॉन्डेस्ट एक्ट था, इसमें फेडरल सिस्टम की बात होती है, 3 लिस्ट होती है, और इमरजेंसी प्रोविजन और भी काफी चीजें एडॉप्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इधर से। तो इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप ये डायरेक्टली वाला बार बार पूछ रहे हैं आपसे, रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको याद रखना ना। डायरेक्टली प्रोविंस में 1919 में, और सेंटर में 1935 में, लेकिन ये फेल्ड हो जाता है टोटली। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है 1935 के लिए, इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये तो सही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई थी 1937 में, अप्लाई हुई थी। इट प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इन द प्रोविंस, ये गलत है, ये आपका 1919 है। तो फिर इसका सही आंसर था हो जाएगा ना वन। इसमें एक बार ये भी देख लेना, ये तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ये वाली चीज भी आप याद रखते हो, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली। तो करेक्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। देख सकते हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस फ्री फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल, और फेडरल सिस्टम प्रपोज हुआ था लेकिन कभी अप्लाई नहीं हो पाता। और डायरेक्ट इन प्रोविंस वाज इंट्रोड्यूस 1998। तो ये आपका क्लियर है। डायरेक्टिव प्लस प्रोविंस 1919, ऑटोनॉमी प्लस फेडरल 1935।
तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1858। अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इट एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो ये भी सही है। कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आई थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बहुत लेट आती है अपनी इधर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। तो ये अभी सभी एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। स्टेटमेंट बटन तो सही हो जाता है क्योंकि कंपनी से क्राउन आ जाता है, और सेकंड भी सही है, और थर्ड इंटरेक्ट हो जाता है क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कम मच लेटर। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस तब स्टार्ट, अब ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना, ये स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे आ सकता है, तब स्टार्ट होती है 1919 ऑनवर्ड से, तब से 1919 ऑनवर्ड्स। अब अगला क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब 1892 में 3 चीजें थी, बजट डिस्कशन, तो ये बजट डिस्कशन ही है पहले नंबर पे। तो बजट डिस्कशन था, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव से पूछना, और तीसरा था इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़े थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में हमने क्या पढ़ा था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा सेकंड, मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। फिर उसके बाद बीटा हो जाएगा 1, तो बीटा 1 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा ए का 2, बीटा 1, सी का 3 और डी का 4। तो ये वाला हो गया आपका ये मैथ द कॉलम क्वेश्चन। अब ये शायद आरपीएस से फर्स्ट डेट में ही पूछा है, मुझे जितना याद है ये वाला क्वेश्चन। देखो अब कितनी चीजें रिपीट हो रही है इसमें बार बार। इसके बाद हम देख लिया बजट डिस्कशन 1892, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, बाइकैमरलिज्म 1919 और फेडरल कोर्ट 1935। इसके बाद हमारी इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। तो असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। तो असेशन क्या है इसमें? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अलाउड इंडियन टू आस्क क्वेश्चन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें आपका असेशन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अलाउड इंडियन टू आस्क क्वेश्चन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका रीजन दे रहता है, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड मेंबर। ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट को, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ये स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन ये नहीं है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी। अभी एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन इन बजट डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट हुए थे। इलेक्शन सिस्टम वाज इनडायरेक्ट नॉट रियल इलेक्शन, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन एक्सप्रेशन। तो आपका ये आज हमने एनालिसिस भी दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन किए। तो आपको आज ये ब्रिटिश एक्ट ऑफ इंडिया की रिवीजन वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको फर्स्ट ग्रेड में हेल्प मिल सके और आने वाली एग्जाम में भी आपको इससे हेल्प मिले। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज के लिए इतना ही।